हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर का बेसिक सीखेंगे, जिससे हम आने वाले टाइम में टेंस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ये सारी चीज़ बड़ी आसानी से सीख सकें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एट्सेट्रा। तो इसमें हम ग्रामर का बेसिक सीखेंगे कि ग्रामर वास्तव में है क्या, व्हाट इज़ ग्रामर। तो हमने कुछ डेफिनेशन ली है, जैसे ग्रामर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस एट्सेट्रा। तो देखते हैं कि उनको हम समझते हैं कि ग्रामर क्या है और अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो नंबर वन आपका ग्रामर। ग्रामर क्या है? द वे in which somebody uses the rules of a language is called grammar। यानी जो रूल्स हैं, किसी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उनका जो यूजेज है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है उस लैंग्वेज के अंदर, वही आपका ग्रामर है। सेकंड नंबर पे आपका हो गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? यानी वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट क्या है आपका? यानी ए सेट ऑफ लेटर्स, यानी जो आपका अक्षरों का जो समूह होता है वो आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना। तो राइटिंग लैंग्वेज में इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है और ये एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एट्सेट्रा जेड तक। ये सब क्या है? सेट ऑफ लेटर्स, और इनको ही बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट। उसके बाद आता है नंबर 3 पे आपका वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड यानी शब्द। तो शब्द किस चीज से बनते हैं? ए साउंड, कोई आवाज हो उससे भी आपका शब्द बनता है, कोई लेटर हो उससे भी आपका कोई शब्द बनता है, एक ग्रुप ऑफ साउंड्स यानी आवाजों का समूह, वो भी आपका वर्ड है, और ए लेटर्स यानी जो आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यानी कई लेटरों से मिलकर जो बना है, वो भी आपका एक वर्ड है। जैसे आई एक लेटर से बना है, वो भी आपका वर्ड है, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग हो जाता है, यानी आई का मतलब मैं। उसके बाद गो भी एक वर्ड है जो 2 आपके अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। टेबल भी एक वर्ड है जिससे इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। टेबल भी एक क्या है? वर्ड है। तो टेबल वर्ड है जो आपके 5 लेटर से मिलकर बना है, ही, ओ एट्सेट्रा। आपका देखिए जरा, ये आपका है सेंटेंस। अब इसको हम देखेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट होता हो, एक वर्ब होती हो। ठीक है ना। दैट एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता हो, बताता हो, कोई किसी क्वेश्चन को बताता हो, यह आपका होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। और उसमें क्या होना चाहिए वो भी आप समझ गए, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को बनने के लिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए क्या होता है सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ऑन विच ए वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है जिसके लिए कोई कार्य किया गया हो, वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और एक कंडीशन। वर्ब एक ऐसा जो वर्ड है जो क्या करता है? कार्य को इंडिकेट करता है, एक्शन को इंडिकेट करता है।
ठीक है ना। तो किसी शर्त के बारे में बताता है, किसी कार्य के, यानी आप किस जो कार्य कर रहे हो उसको बताता है। और वर्ब की मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है कि इसके अंत में ना शब्द आता है, और उससे भी बड़ी इसकी पहचान है कि ये गति की अवस्था पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? गति की अवस्था। यानी इनके अंत में, वर्ब के अंत में जो आपका वर्ब होता है उसके अंत में ना शब्द आता है, ठीक है ना। क्या शब्द आता है? ना शब्द आता है, और ये क्या होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। तो आपके क्या कहलाते हैं? वर्ब। अब अगली जो बात है जो हमें समझनी है कि जब हम सेंटेंस को बनाएं तो सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि ये सब्जेक्ट है। वैसे तो आप समझ गए, जो काम करता है, जो कार्य करता है, किसी सेंटेंस में जो कार्य होता है उसको जो करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट है। तो लेकिन पता कैसे लगाएंगे? दूसरा, ऑब्जेक्ट, जिसके लिए काम किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट है? वर्ब, क्रिया, किसी सेंटेंस के अंदर कैसे पता लगेगा कि ये वर्ब है, क्रिया है? तो देखिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए उस सेंटेंस के अंदर आप देखिए कौन, हु। तो आप कौन से क्वेश्चन पूछिए, हु से क्वेश्चन पूछिए, किसने, किसने का भी मतलब वही है, हु। तो कौन और किसने से आप उस सेंटेंस के अंदर अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सेंटेंस है राम घर जाता है। बहुत अच्छा, राम घर जाता है। तो प्रश्न पूछिए कौन घर जाता है। तो अगर कौन किसी सेंटेंस में फिट नहीं बैठे तो किसने फिट बैठेगा? तो इसमें तो नहीं बैठेगा फिट। तो किसने घर जाता है नहीं बन रही बात। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछना है? कौन घर जाता है? तो आंसर मिला राम। तो आपका राम एक सब्जेक्ट है। यानी अगर कोई काम हो रहा है, उसके अंदर एक्शन है, तो आप क्या से पूछेंगे? क्या से आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर कोई स्थान की बात है तो आप वेयर से पूछेंगे, तो आपको मिल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और अगर किसी सेंटेंस में समय की बात की गई है तो आप कब से पूछेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो समझिए, जैसे सेंटेंस है वह क्या खाता है, ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेंटेंस है आपका ये वाला, सेंटेंस है आपका ये, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो आप प्रश्न पूछिए वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। तो आंसर में क्या मिला कि वह आम खाता है। इसका मतलब जो ये आम वर्ड है यह आपका हुआ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप एक चीज का और ध्यान रखना है, आगे को जितने भी रूल चलेंगे हम सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे ओनली एस से, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे हम ओ से, और जो वर्ब है जिसको आप पहचान लेते हो, जो एक्शन जो काम को बताता है वो वर्ब होती है आपकी। और वर्ब को जब भी हम लिखेंगे तो वर्ब को वी से इंडिकेट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वी फर्स्ट से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। कोई भी सेंटेंस जो मिलकर बनता है वो वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब का पार्ट है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर मिलेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के फिर वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। या तो दोनों साथ मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी या मिनिमम हेल्पिंग वर्ब तो आपको मिलनी है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम किससे इंडिकेट करेंगे? आपको एचवी से, ठीक है। और आप देखिए अदर वर्ड जो होते हैं, कुछ अन्य शब्द, उनको हम OW। और अब आगे चलते हैं, समझते हैं समझते हैं स्ट्रक्चर यानी शब्द क्रम। तो अंग्रेजी में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सारे सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं।
तो हम उतना तो नहीं बताएंगे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग स्ट्रक्चर बताएं, पास्ट इंडेफिनिट का अलग बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग बताएं। हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे ओनली फॉर, उसी से ही हम सारे सेंटेंस बना लेंगे जो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जैसे आपको पता ही है जो सेंटेंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस हैं जैसे आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, चौथा आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिनसे हम किसी बात को मान लेते हैं वो आपके होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर हम किसी काम को मना कर देते हैं तो वो हो गए नकारात्मक यानी निगेटिव। तीसरे नंबर पे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इन सेंटेंसों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, पर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या से शुरू होते हैं, क्या से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह घर जाएगा, क्या वह नहा रहा है, इस टाइप के। तो क्या से शुरू होते हैं वो अलग तरीके से आपके बनते हैं। और जो आपके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हैं जिनके बीच में आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं, सेंटेंस के जो हिंदी सेंटेंस होता है उनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ये। तो इसके लिए अलग स्ट्रक्चर आपका इस्तेमाल होता है। तो पहले समझिए एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव को बिल्कुल आसान है याद करना। बस क्या याद करेंगे कि भाई सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो ईटीसी या अदर वर्ड है वो आएगा आपका। अब इसमें समझिए कि जी हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में तो आती नहीं, वर्ब हर सेंटेंस में तो आती नहीं, तो जो चीज़ नहीं आती उसको हम छोड़ देंगे, सिंपल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आपको लेना है एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। आगे चलिए निगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सेम बिल्कुल एफर्मेटिव जैसा है, कोई अंतर नहीं है। फर्क क्या है कि नहीं यानी मना करने के लिए जो नॉट वर्ड आता है वो सेंटेंस में आ जाएगा। देखिए तो वो कहां आएगा, सेम एफर्मेटिव जैसा स्ट्रक्चर है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद इसमें नोट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। अब आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इसमें कैसे याद करना है? आप देखिए आपका जो निगेटिव का स्ट्रक्चर है, निगेटिव के स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप स्टार्टिंग में ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आइए। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आओगे तो सब्जेक्ट उसके बराबर में आपका खिसक जाएगा। उसके बाद सेम रहना है, यानी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, जो नोट जहां है वहीं रहेगा नॉट, यानी अब किसके बाद आ गया नोट, सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर आना है। तो याद रखना है क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में आपको लगाना ही लगाना है, अगर आप भूलते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप जो आप समझते हो, जिनके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने आते हैं, तो हम इन सेंटेंसों को शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन वर्ड से, और बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा है, बस क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा देना है, बाकी सेम क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है ना? तो ये चारों स्ट्रक्चर आपको याद कर लेने हैं। जो भी मैं नियम बताऊंगा, जो भी सेंटेंस बताऊंगा, जो भी हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, सब इन्हीं से बनेंगे। अलग से कोई भी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। बस याद क्या करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी और कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी। तो मेन बातें आपको पता ही है, सब्जेक्ट आना है वो आएगा ही अपनी जगह, ऑब्जेक्ट आना अपनी जगह आएगा ही, वर्ब अपनी जगह आनी है। ठीक है ना? तो बस अंतर किस चीज का पड़ता है? अंतर पड़ता है कि उस सेंटेंस के अंदर
कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी और कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी। चलो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो है केस कारक। ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है। बिना इसके आप ना एक्टिव पैसिव बनाएंगे, ना सेंटेंस बना पाएंगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना पाएंगे। बनाएंगे भी तो गलती आपकी होनी है, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। मैं एक बार आपको केस कारक वाली टेबल आपको समझा देता हूं। तो क्लोज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा और देखिए, सबसे पहले पर्सन। पर्सन होते हैं तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपका जो है फर्स्ट पर्सन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके बिना आप ना सेंटेंस बना पाएंगे, ना एक्टिव पैसिव सही से बना पाएंगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस टेबल को समझा देता हूं जो अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है इसमें, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इंग्लिश में बोलते हैं इनको पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें हम तीन बातें देखेंगे, एक सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, एक पजेसिव केस यानी संबंध कारक, और आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। यानी जो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो आपके आएंगे सब्जेक्टिव केस में, और जो किसी से अपना संबंध बताते हैं, जैसे मेरा है, हमारा है, ये मेरी किताब है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, इस टाइप के जो संबंध वाले वर्ड होंगे वो आएंगे आपके पजेसिव केस में, उनके प्रोनाउन आएंगे। उसके बाद देखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, कर्म के रूप में इस्तेमाल होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब मैं समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन होते हैं आपके आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी। तो आई के तीनों केस होते हैं, आई, माय, माइन, मी। तो आप ध्यान से देखना, जो सेकंड है आपका माइन, ये तो इसको आप समझ लीजिए कि माइन होता है इसमें, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो माई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद कर लीजिए माइन को भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, माई। तो आई, माई, मी, यानी सब्जेक्टिव केस आई, पजेसिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस मी। उसी तरीके से आप देखिए आपका वी, तो वी का होता है आपका आवर, आवर्स, पर अगर आप आवर भी याद कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑब्जेक्टिव केस है आपका अस। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आपका यू, एक ही प्रोनाउन होता है सेकंड पर्सन में, यानी यू, और आपका फिर योर, योर्स और यू, यानी यू, योर, यू। आप इतना ही याद कर लीजिए, यू, योर, यू। उसके बाद देखिए ही, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आपके चार, ही, शी, इट, दे। तो ही आपको पता ही है, वह। तो ही के तीनों केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस हो गया आपका ही, हिज और आपका हिम। शी, सी के तीनों केस होते हैं, शी का हर, हर्स और हर। ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, हर। तो शी, हर, हर। और निर्जीव वस्तुओं के लिए जो आता इट, इसका मतलब होता है यह या वह। तो इट के लिए जो पजेसिव केस है आपका इट्स, और आपका ऑब्जेक्टिव केस है इट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है थर्ड पर्सन में दे, जो एक बहुत सारों के लिए यानी बहुवचन के लिए जो वर्ड यूज होता है थर्ड पर्सन में, वो होता है दे। तो दे का होता है देयर्स और आपका देम। तो दे, देयर, देम, दे, देयर, देयर्स, देम, लेकिन आपको दे, देयर और देम ही याद कर लें, सफिशिएंट है। तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो मस्ट है, बाकी आप जैसे माइन भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवर्स भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद करना है मस्ट, माई, आवर, योर, हर। तो चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपके।
अपने की अंग्रेजी के लिए संबंध कारक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे अपने के लिए। जैसे वह अपने घर जाता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, कौन अपने घर जाता है, यानी वह, तो आपका सब्जेक्ट हुआ वह, यानी उसकी इंग्लिश होती है आपकी ही। तो ही के अकॉर्डिंग अपने घर, तो क्या लगाएंगे अपने के लिए, ही के अकॉर्डिंग। जैसे आपका ये ही है, ही के लिए क्या आएगा संबंध कारक में, हिज, तो आपको हिज यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे, ही गोज टू हिज होम, ही गोज टू हिज होम, तो ये हिज वर्ड का यूज करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी से इंग्लिश बनाने में यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो सेकंड टाइप के जो आपके सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, उनमें गलती करते हैं। और वो गलती होती है कि क्वेश्चन वर्ड के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती। तो आज मैं बेसिक आपको पूरा हो ही गया है, लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन वर्ड। ये बेसिक में आपको आना ही चाहिए, तभी आप ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो है आपका जैसे व्हाट माने क्या, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, वेयर का होता है आपका कहाँ और जहाँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ का मतलब क्या है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्वेश्चन वर्ड वेयर है। लेकिन वेयर अगर इस्तेमाल होगा विदाउट क्वेश्चन वर्ड यानी बिना क्वेश्चन वर्ड के इस्तेमाल होगा, यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव है ही नहीं और वेयर लगेगा, तो वहाँ मतलब उसका होगा जहाँ। नेक्स्ट, वेहन का कब होता है, और बाकी आपको पता ही है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो तो वेहन जहां भी नजर आएगा उसका मतलब जब होता है। अब आ जाइए, ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला क्वेश्चन वर्ड है एक तो आपका हु, और उसके बाद 4 क्वेश्चन वर्ड हैं हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज। ठीक है ना, तो आओ उनको समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका जी, हु। तो आप देखिए हु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है सेंटेंस बनाने में, क्योंकि आपको पता है हु एक क्वेश्चन वर्ड है और सेंटेंस बनना चाहिए इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के नियम से। लेकिन इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के नियम से तब बने ना जब आपके पास कोई क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो आपके पास। अब देखिए हु जो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, यानी 12 टेंसेस को छोड़ के जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आती हैं, उनको छोड़कर हु केवल एक क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन 12 टेंसों के लिए ये क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड भी है और एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन वर्ड आता कहां है, क्वेश्चन वर्ड आता है स्टार्टिंग में। आपको मैंने सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर समझाया, क्वेश्चन वर्ड आता है स्टार्टिंग में। तो जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया और वो बन बैठा सब्जेक्ट, तो आप एक बात और बता दीजिए कि सब्जेक्ट शुरू में किन सेंटेंसों में आता है। सब्जेक्ट शुरू में आता है एक तो आपका एफर्मेटिव और एक आपका निगेटिव, जिन दोनों को मिला के हम असर्टिव भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले किन में आता है सब्जेक्ट शुरू में, एक आपका एफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो आपका देखिए हु किसका काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करने के कारण सेंटेंस किस नियम से बनेगा, असर्टिव के नियम से, या तो एफर्मेटिव के नियम से या निगेटिव के नियम से। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप आपको नहीं लगाना है स्ट्रक्चर, ओनली लगाना है असर्टिव यानी एफर्मेटिव और निगेटिव। तो हु अगर आता है क्वेश्चन वर्ड तो आपको बनाना है ओनली असर्टिव के नियम से। क्यों बनाना है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। चलिए अगले जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं उन पे आप चलते हैं हम। ये 4 हैं, एक तो आपका एक तो है आपका हाउ मच यानी कितना, जो एक मात्रा बताता है कि आप कितनी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हो। दूसरा हाउ मैनी
कितने, जब हाउ मैनी कब लगता है, जब आप किसी संख्या के बारे में बात करें, और विच कब लगता है, कौन सा कौन सी, और हुज लगता है किसका किसकी के लिए। ठीक है, तो हाउ मच के बारे में देखिए, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, इनके लिए क्या रूल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनको बनाने में भी गलती करते हैं, ठीक है ना, इनको बनाने में भी आप गलती करते हैं। तो आप देखिए इनके लिए क्या रूल है। रूल क्या है कि ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते हैं। ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप लगा दो जी हाउ मच शुरू में लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दी, नहीं लगाओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल याद रख लेनी है ये बात। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड अपने बराबर वाले वर्ड को, क्या वो नाउन हो या कोई वो सब्जेक्ट हो, क्या वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ये अपने बराबर वाले को अपने साथ शुरू में ले जाते हैं। यानी पूरा क्वेश्चन वर्ड हाउ मच और वो दूसरा जो आपका वर्ड है वो मिलके ही क्वेश्चन वर्ड बनता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये अपने बराबर वाले वर्ड को अपने साथ शुरू में ले जाते हैं। तो इन दोनों नियमों को एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हु को। तो आप देखिए आपके सामने सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सेंटेंस ता है आ गया, आदत प्रकट हो रही है, पढ़ाने की आदत। तो आपको पता ही है यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप समझिए कैसे बनेगा। तो आप देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड हु है, तो आप हु को शुरू में ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है यहां कि जैसे ही आप हु को लाते हो आप सोचते हो क्वेश्चन वर्ड के बाद लानी है हेल्पिंग वर्ब, नहीं लानी है, क्योंकि आपको बता दिया कि ये जब सब्जेक्ट बन गया, अब क्या बन गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। अब इसलिए सेंटेंस बनेगा एफर्मेटिव के नियम से। क्यों बनेगा जी एफर्मेटिव के नियम से, क्योंकि नोट नजर नहीं आ रहा मेरे को, तो इसलिए एफर्मेटिव से बनेगा। तो एफर्मेटिव का रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगाते हैं, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वो आप लगाते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो एस लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो नहीं लगाएंगे। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है हु, तो हमने एस लगा दिया, हु टीच। उसके बाद जो किसे पढ़ाई जा रही है अंग्रेजी, तुम्हें, आपको, तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया यू, तो हु टीच यू। क्या पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश, तो मैं आपको बता दूं तुम भी यानी यू भी और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोनों को ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप सेकंड सेंटेंस देखिए कि सेकंड सेंटेंस है आपका कि अगर आप इंग्लिश को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं तो आपको यू बाद में लिखना होगा टू लगा के, हु टीच इंग्लिश टू यू, ठीक है ना। तो हु टीच इंग्लिश टू यू। तो नेक्स्ट नियम आप समझते हैं कि हाउ मच हाउ मैनी वाले कैसे बनाएंगे। तो हाउ मच हाउ मैनी वाले देखना, हम कितना दूध रोजाना खरीदते हैं, ठीक है ना। तो कितना, ये कितना हो गया, दूध को आप नाप कर खरीदते हैं, तोल कर खरीदते हैं। तो जो मात्रा वाली चीजें होती हैं उसमें यूज करना है हाउ मच, हाउ मैनी यूज नहीं करना है। अगर होती आप कितनी गेंद खरीदते हैं, आप कितनी बॉल्स खरीदते हैं, आप कितने बल्ले खरीदते हैं, आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो उसके लिए लगाना है आपको हाउ मैनी। लेकिन यहाँ क्या आएगा, हाउ मच, तो आपने लगा दिया हाउ मच। तो आपको पता ही है ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, बराबर वाला वर्ड जो है दूध, फिर समझ लेना कि वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो वर्ड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कितने के साथ में इसके बराबर वाला यानी ये दूध शुरू में इसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन वर्ड बनेगा हाउ मच मिल्क, ठीक है जी। अब हाउ मच मिल्क आ गया। अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन खरीदता है रोजाना दूध, यानी हम, कौन खरीदते हैं, हम।
तो हम आपके पास सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, लगा दिया आपने डू। उसके बाद वो सब्जेक्ट आ जाए, देखना स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी हम के लिए वी, और उसके बाद आता है नॉट, नॉट इसमें है नहीं तो फिर क्या आएगा, वर्ब। क्या आएगा जी, वर्ब। और वर्ब के बाद अब बाय आ गया, और उसके बाद एटसेट्रा आ गया आपका डेली। आप सोचेंगे जी एटीसी यानी अदर वर्ड आपने कैसे ले लिया, ऑब्जेक्ट कहां गया। याद करिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई, आप क्या खरीदते हो रोजाना, क्या खरीदते हो आप बताओ मुझे, आप दूध खरीदते हो तो दूध आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, लेकिन आप ध्यान से देखिए उसको तो हाउ मच ले गया शुरू में, दूध को, मिल्क को। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, आपको, वो तो शुरू में चला गया, आप उसको छोड़ के फिर अगला जो चीज आती है बारी अदर वर्ड की आप वो लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो मैं आई होप इस लॉकडाउन के बीच में आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो एक के बाद एक मैं वीडियो आपको जो है देता रहूँगा। तो ये आप बहुत स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा, सर ये चीज़ तो आपने पहले भी बता चुके हैं और ये हमको आता भी है, तो आप दोबारा क्यों बता रहे हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, रिवाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बार बार रिवाइज करना है, वरना आप कुछ दिन बाद भूल जाते हो। जब आप रिवाइज करते हो तो आपके माइंड को लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी वो माइंड आपका उसको याद रख पाएगा। तो आगे की जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आसानी से हो जाएं, और जो बच्चे हमारे इसको नहीं समझ पाए किसी वजह से कि वो स्कूल नहीं आ पाए या किसी वजह से भी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं सीख पाए, तो वो आसानी से इनको दोबारा उनके आपके लिए होगा रिवाइज, उनके लिए वो अब इसको सीख लेंगे, तो आने वाली चीज़ें जो हैं वो उनको आसानी से समझ आ सकें। ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।